तो हेलो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे जी के जिसका महायुद्ध का पार्ट 24। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर में जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जी के जिसके सारे मैंने जरूर डिस्कस कर रखे हैं। और दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको यहाँ से जी के जिसके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने जी के जिसके महायुद्ध के पार्ट 23 और बना रखे हैं। अगर आपने अभी तक उन पार्टों को नहीं देखा है तो उन पार्टों को भी जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों वहाँ से स्टूडेंट को बहुत लाभ हुआ, बहुत सारे जी के क्वेश्चन देखने को मिले। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। दोस्तों बेसिकली कल का क्वेश्चन था, इसमें दोस्तों में से थोड़ी सी कल मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो मैं आपको इसको ठीक करता हूँ आज। ठीक है, तो अमित्रघात दोस्तों किसको कहा जाता था यूनानियों द्वारा, तो अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिंदुसार को और किस किस नाम से जाना जाता था, तो बिंदुसार को इसके अलावा दोस्तों अजातशत्रु और सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बिंदुसार के पिता का क्या नाम था, तो बिंदुसार के पिता का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरुजी का नाम था चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम कौन था दोस्तों, तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो वो श्रीगुप्त था और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का क्या नाम था, तो हरिशरण था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, थिमिथी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो थिमिथी उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों तमिलनाडु में प्रसिद्ध त्यौहार मनाए जाते हैं, उसका नाम क्या दोस्तों, तो उसका नाम है पोंगल, जलीकट्टू और एक दोस्तों शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, उसका नाम क्या, तो उसका नाम है भरतनाट्यम। ठीक है, बेसिकली दोस्तों थिमिथी उत्सव जो है ये द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, तो उड़ीसा में जगन्नाथ रथ यात्रा मनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों नवकलेवर त्यौहार भी उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो पंजाब में वैसाखी मनाई जाती है, लोहड़ी त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पंजाब का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उसका नाम क्या, तो उसका नाम है भांगड़ा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों केरल में दो प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पहला है कथकली और दूसरा है मोहिनीअट्टम। ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको सब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, और ये टॉप क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जो कि दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए और सीएचएसएल दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है दोस्तों, तो ये देवदार का वृक्ष पर्वतीय वनों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं पर्वतीय वनों में और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो चीड़ का वृक्ष और सनोवर का वृक्ष भी ठीक है पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं शीशम की, तो शीशम कहाँ पाया जाता है दोस्तों, शीशम का पेड़ बेसिकली दोस्तों यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है। ठीक है, शीशम का पेड़, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों शीशम के पेड़ कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, तो केरल में, कर्नाटक में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चापचारकूट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों चापचारकूट महोत्सव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मिजोरम में एक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है इसके अलावा दोस्तों, तो उसका नाम है पावलकुट त्यौहार, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों पावलकुट त्यौहार को स्ट्रॉ फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा दोस्तों गोवा की बात करते हैं, तो गोवा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, तो गोवा में साओ जाओ महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गोवा का एक प्रसिद्ध नृत्य है, उसका नाम क्या, तो उसका नाम है फुगड़ी नृत्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। झारखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, केरल की बात करते हैं दोस्तों, तो केरल में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों कथकली और मोहिनीअट्टम केरल में मनाए जाने वाले शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, मानव की आहार नाल में विली कहाँ पाई जाती है, तो विली दोस्तों बेसिकली छोटी आंत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा दोस्तों छोटी आंत की लंबाई पूछ ली जाती है। ठीक है, तो छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। ठीक है, अगर इसको फुट में देखा जाए तो 20 से 23 फुट के बीच में पड़ती है छोटी आंत की लंबाई। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ठीक है, जिसको 5 फुट कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है।
क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, ठीक है, इसको बोलते हैं गतका, गतका जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेलों के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है दोस्तों? तो ये हुई है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, पंजाब से उत्पन्न हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं, मैंने आपको पंजाब के त्यौहार बता दिए थे, ठीक है, बैसाखी है और एक लोहड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से पंजाब का एक भांगड़ा नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में कौन सा नृत्य मनाया जाता है दोस्तों? तो जोगला नृत्य बिहार में मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों छठ पूजा बिहार में मनाई जाती है, ठीक है। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो गुजरात में गरबा लोक नृत्य मनाया जाता है। इसके अलावा रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। अच्छा दोस्तों, राजस्थान में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है? तो राजस्थान में घूमर नृत्य मनाया जाता है, ठीक है। त्योहार की बात करते हैं राजस्थान के, तो राजस्थान में तीज महोत्सव मनाया जाता है, गणगौर महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नागौर महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों पतंग महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, युद्ध के नाम और वर्ष के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, ये ठीक है दोस्तों, दोनों सही है, यानी कि एक और दोनों, ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो बक्सर के युद्ध में एक तरफा थी अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफा दोस्तों 3 शासक थे। कौन कौन से थे? तो पहले थे बंगाल के नवाब मीर कासिम, दूसरे थे अवध के नवाब सिराजुद्दौला और तीसरे थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके मध्य हुआ था ये बक्सर का युद्ध, ठीक है। अच्छा दोस्तों, प्लासी के युद्ध की बात करते हैं, तो प्लासी के युद्ध में कौन कौन शामिल था? तो प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम के बीच हुआ था, ठीक है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, मीर कासिम नहीं था दोस्तों, वो सिराजुद्दौला था, ठीक है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था प्लासी का युद्ध, ठीक है, जो कि दोस्तों 1757 को लड़ा गया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पांडुलिपियां सामान्यतः खालिस्तान पर लिखी जाती हैं, तो ये ताड़पत्रों पर लिखी जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को खालिस्तान के रूप में जोड़ा गया था, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो ये 36 से लेकर 51 तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये भाग 4 में आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की, ठीक है दोस्तों। मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है, लेकिन शुरुआत में जब ये जोड़े गए थे तब उसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है। और कौन से पार्ट में जोड़े गए थे दोस्तों? तो ये जोड़े गए थे चौथे का ए पार्ट में, ठीक है। और किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है दोस्तों? तो यह है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मौलिक अधिकारों में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये 12 से लेकर 35 तक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन शुरुआत में ये इसमें 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों कब हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को? तो ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अनुच्छेद 43 का वी में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 43 का वी में है राज्य नीति, ठीक है, राज्य सहकारिता समिति का गठन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि राज्य सहकारिता समिति का गठन जो है वो अनुच्छेद 43 का वी में है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वर्षा को खालिस्तान नामक उपकरण द्वारा मापा जाता है दोस्तों, तो इसको हैरो, ठीक है, हेटोमीटर द्वारा नापा जाता है, ठीक है, वर्षा को। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो वर्षा होती है उसको हेटोमीटर द्वारा मापा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बैरोमीटर में किसका उपयोग होता है? तो बैरोमीटर में पारे का उपयोग होता है, ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है,
गुरु विपिन सिंह किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं दोस्तों? तो गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा से बात करते हैं मणिपुरी से संबंधित और कौन कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो एक है नल कुमार सिंह, झावेरी बहनें आपको याद रखना है, ठीक है। सविता मेहता आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कलावती देवी याद रखना आपको, चारू माथुर याद रखना आपको, ठीक है। सोनल, ठीक है, सोनारिक सिंह याद रखना आपको, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गोपाल सिंह आपको याद रखना है, ठीक है, मणिपुरी से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं कथकली। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कथकली कहाँ का है। तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कथकली से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो मृणाली साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कोट्टी, आनंद शिवरमन, ठीक है, संताराम, राम गोपाल, बलोल नारायण, रुक्मणी देवी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं बिहू की। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है दोस्तों? तो बिहू जो है दोस्तों प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है। ये जो है बिहू त्यौहार है कहाँ का दोस्तों? तो ये असम का है, ये आपको ध्यान रखना है। कथक कहाँ का दोस्तों? तो कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। और कथक से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, मालविका सरकार हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, सुखदेव महाराज। इतना आपको कथक के बारे में याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। नींद की बीमारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जीव जिम्मेदार होता है? तो ये प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जिन जिनको नींद की बीमारी है उनके लिए ये प्रोटोजोआ जिम्मेदार है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। कोई बल्लेबाज अपने विकेट की रक्षा के उद्देश्य से या विरोधी टीम की सहमति के अलावा यदि गेंद को 2 बार हिट करता है तो खालिस्तान माना जाता है दोस्तों, तो उसे आउट घोषित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। अल्लाह रखा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं दोस्तों? तो ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये तबला वादक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक की। तो हरिप्रसाद चौरसिया याद रखना आपको, और एक है दोस्तों पन्नालाल घोष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शहनाई वादक की बात करते हैं दोस्तों, तो शहनाई वादक है बिस्मिल्लाह खान, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों प्रसिद्ध तबला वादक और कौन कौन से हैं इनसे अलावा? तो जाकिर हुसैन याद रखना आपको, अल्लाह रखा खां याद रखना, ठीक है आपको। इसके अलावा गोदई महाराज याद रखना आपको। इसके अलावा किशन महाराज हो गए, और इसके अलावा सुखविंदर सिंह होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं सितार वादक की। तो प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों सितार वादक को वीणा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि सितार को वीणा के नाम से भी जाना जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। खजुराहो के मंदिरों की खालिस्तान का एक शानदार उदाहरण है दोस्तों। तो ये नागर शैली का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अच्छा दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल राजाओं ने करवाया था खजुराहो के मंदिरों का निर्माण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और खजुराहो के मंदिर नागर शैली से निर्मित है, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों ओडिशा में एक प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है, तो ये किस वास्तुकला पर निर्मित है दोस्तों? तो ये कलिंग वास्तुकला पर निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। खालिस्तान सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया था, तो ये दिल्ली सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम था दोस्तों? तो ये था सिक्किम का। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का था, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का था? तो ये अरुणाचल प्रदेश का था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था? तो केरल राज्य का था, और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? तो वो था हरियाणा राज्य का, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य की थी? तो वो केरल राज्य की थी, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था? तो वो था बिहार, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों जो जनगणना की शुरुआत हुई थी भारत में वो कब हुई थी? तो वह 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो वह 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ये 1951 को हुई थी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो 2011 की जनगणना थी उसमें जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो उसमें जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2011 की जनगणना जो हुई थी वो स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की जनगणना थी? तो वो 7वें नंबर की जनगणना थी, और शुरुआत से देखा जाए तो 15वीं जनगणना थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु
35 वर्ष होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति द्वारा होता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति के पास क्षमतान की शक्ति, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष उपराष्ट्रपति बनने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। राज्यपाल बनने के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 होनी चाहिए, ठीक है। अगर लोकसभा से है तो 25 होनी चाहिए, अगर राज्यसभा से है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह खालिस्तान में स्थित है, तो ये गोवा राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों वो कौन सा बंदरगाह है, तो उसका नाम है मोरमुगाओ बंदरगाह, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, गुजरात का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है, उसका नाम क्या है दोस्तों, तो उसका नाम है कांडला बंदरगाह, ठीक है, जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में नाहवा सेवा बंदरगाह स्थित है, ठीक है। इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है, तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजा प्रथम खालिस्तान ईस्वी में राजा बना था, तो ये कब बना था दोस्तों, तो ये 985 को बना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 985 ईस्वी में राजा चोल जो था ये बना था, ठीक है, शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं चोल वंश की स्थापना किसने करी थी, तो विजयालय था चोल वंश का संस्थापक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, चोल वंश की राजधानी क्या थी, तो चोल वंश की राजधानी उरेयूर थी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। भगत सिंह और बी.के. दत्ता ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था दोस्तों, तो ये 1929 में फेंका था। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये वो डेट कौन सी थी, तो वो थी 8 अप्रैल 1929, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी कब दी गई थी, तो इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट खालिस्तान पर आधारित थी दोस्तों, ठीक है, तो ये गरीबी पर आधारित थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो तेंदुलकर समिति थी वो गरीबी पर आधारित थी, ठीक है। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट गरीबी पर आधारित थी, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा दोस्तों, तेंदुलकर समिति का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन 2009 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। भवई किस भारतीय राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है दोस्तों, तो ये है गुजरात की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि भवई जो है वो गुजरात की, ठीक है, पारंपरिक नाट्य शैली है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में गरबा उत्सव मनाया जाता है, ठीक है, गरबा नृत्य मनाया जाता है और रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है, ठीक है। नागालैंड की बात करते हैं दोस्तों, तो नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नाटक की बात करते हैं दोस्तों, तो कर्नाटक में यक्षगान मनाया जाता है, गुल्लू कुनीथा मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भूतकोला कर्नाटक में मनाया जाता है, ठीक है। तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों, तो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम भी तमिलनाडु में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक कौन है, तो द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के लेखक है शशि थरूर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं शशि थरूर की और कौन सी पुस्तक है दोस्तों, तो इनकी एक और पुस्तक है, उसका नाम है ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा दोस्तों बात करते हैं के नटवर सिंह की पुस्तक की, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना के नटवर सिंह की पुस्तक के बारे में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं किरण बेदी की प्रमुख पुस्तक कौन सी है दोस्तों, तो किरण बेदी की पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, अरुण सोढ़ी की पुस्तक कौन सी है दोस्तों, तो अरुण सोढ़ी की मतलब प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी वर्क शिपिंग फॉल्स गोल्ड्स, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, यानी कि वर्क शिपिंग फॉल्स गोल्ड्स अरुण सोढ़ी की प्रमुख पुस्तक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों।
निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूफा, ठीक है, पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों? तो ये क्या था? शिरोमणि अकाली दल ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं अकाली दल, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 दिसंबर 1920 को हुई थी, ठीक है। और किसने करी थी दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो इसके अध्यक्ष थे सुखबीर सिंह बादल, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, गदर पार्टी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सोहन सिंह भागना थे गदर पार्टी के संस्थापक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं किस कॉलेज में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, किस कॉलेज में हुई थी? तो ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना किसने करी थी, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो एओ हयूम ने करी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। लोकसभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था, लोकसभा निर्वाचन बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो बात करते हैं राज्यसभा बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा बनने के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है दोस्तों। मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।